Assalamualaikum students. I am the course instructor for the subject of investment analysis and portfolio management. Today we will discuss portfolio analysis process, and now I am going to start the lecture because today is our recorded lecture. अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हमने जो है ना वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करना है डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो हमारा है ये टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, कि हमने इन्वेस्टमेंट को अंडरस्टैंड करना है और इसकी जो है वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर जो है हमने बात करनी है। जी, पहले हम कुछ डेफिनेशन को देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट हम डिटेल से कर तो चुके हैं, लेकिन होता ये है कि कुछ थोड़ा बहुत रिव्यू देने की ज़रूरत होती है। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट इज़ द करंट कमिटमेंट ऑफ मनी और अदर रिसोर्सेज इन द एक्सपेक्टिंग ऑफ रिपेइंग फ्यूचर बेनिफिट्स, कि आपकी ये करंट कमिटमेंट होती है कि आप क्या करते हैं, आपके पास जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश मनी और अदर रिसोर्सेज जो होते हैं वो आप क्या करते हैं कि फ्यूचर के अंदर आप क्या करते हैं वो ऐड कर देते हैं, आप जो है ना इन्वेस्ट कर देते हैं, और इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आपको इन फ्यूचर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के साथ जो आपने किए इसके साथ आपको कुछ बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है जी। ये जो डेफिनेशन है केन ने, बॉडी ने एंड मार्कस ने 2005 के अंदर जो है वो दी थी। जनरली अगर हम जनरल टर्म्स की हम बात करें तो जनरली हम ये कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू फाइनेंशियल एसेट्स। किसकी बात करते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि वो एसेट्स जो आपको जो है वो रिटर्न बैक करते हैं, जो आपको फाइनेंशियली रिटर्न करते हैं, आपको आपको उसके ऊपर बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, या वो आपके एसेट जो आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं उन्हें हम किनका नाम देते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स का नाम देते हैं। एंड इज इन पर्टिकुलर टू मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब उसने स्पेशली कह दिया कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो कि जिन पे आपको फिक्स रिटर्न भी मिलता है और मार्केट में सेल करके आप उसके ऊपर जो है वो बेनिफिट्स या प्रॉफिट भी जो है क्या करते हैं वो हासिल कर लेते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स आर पेपर, डिफरेंट टाइप के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पेपर्स वगैरह जो जारी करती है, और इलेक्ट्रॉनिक क्लेम्स होते हैं ऑन सम इश्यूअर्स। ठीक है जी, किसी हद तक कुछ आपके इलेक्ट्रॉनिक क्लेम्स होते हैं जहाँ पे आप वो हासिल करते हैं, सच एज द गवर्नमेंट और अ कंपनी, यानी कि आप गवर्नमेंट से या कंपनी से क्या करते हैं वो ये क्लेम्स जो है वो हासिल करते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज फाइनेंशियल एसेट्स, अब जो आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं वो भी आपकी होती है फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं, डेट आर इजीली एंड चीपली ट्रेडेबल, जो बहुत आसानी के साथ और चीपली तौर पे जो है वो ट्रेड होती है, उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है एक रिकॉग्नाइज मार्केट के अंदर। अब रिकॉग्नाइज मार्केट की अगर हम बात करें तो वो मार्केट होती है जो प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज हो, जो प्रॉपर्ली रेगुलेट हो रही हो, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती हो, जिसे जो है कोई बॉडी जो है वो मैनेज कर रही हो, और जिसे जो है वो आपकी गवर्नमेंट की या आपकी जो है वो ऐसा जो आपका रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसे रेगुलेट करती हो, तो वहाँ पे ये आसानी के साथ सेल एंड परचेज होती हैं, और इनकी जो ट्रेड होती है बाइंग एंड सेलिंग उसके ऊपर जो आपके एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बहुत चीप यानी कि बहुत कम होते हैं। रियल एसेट्स सर, अगर हम रियल एसेट्स की बात करें टेंजिबल, यानी कि मैंने आपको बताया हुआ टेंजिबल वो होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, और इनटेंजिबल वो होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, वो इनटेंजिबल होते हैं। अगर आप रियल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स की बात करें तो सच एज जिस तरह हमारी प्रीशियस मेटल्स होती हैं, जिस तरह गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड्स हैं, रियल इस्टेट वगैरह जो है वो हमारे कौन से कहलाते हैं? वो रियल एसेट्स जो है वो हमारे कहलाते हैं। स्पेकुलेशन की अगर हम बात करें, सट्टेबाजी की बात करें, ठीक है, जहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप मार्केट को क्या करते हैं वो अपनी कोशिश करते हैं कि आप अपनी मर्जी से उसे जो है थोड़ा बहुत चेंज कर सके। एक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन एन एसेट, यानी कि जो आप एसेट लगा रहे हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, उसके अंदर ये एक टेक्निक है, एक टैक्टिक्स है
ट्रेडिंग की, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट की, और कंडक्टिंग ट्रांजैक्शन, या आप ट्रांजैक्शन जो है वो कर रहे होते हैं। ट्रांजैक्शन कंडक्टिंग का मतलब है कोई ट्रांजैक्शन एक्सचेंज हो रही होती है। दैट हैज सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ लूजिंग मोस्ट और ऑल ऑफ इनिशियल आउटले, जिसमें सिग्निफिकेंटली क्या होती है कि आप अपना रिस्क जो है वो लूज कर रहे होते हैं, रिस्क से निकल रहे होते हैं, उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, और ऑल इनिशियल आउटले या इनिशियली तौर पर आपने जो इन्वेस्टमेंट की होती है उससे ज्यादा जो है वो आप अर्न कर रहे होते हैं। इन एक्सपेक्टेशन इन सब्सटेंशियल गेन्स, इस एक्सपेक्टेशन के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप क्या कर रहे हैं कि आप प्रॉफिट में जाएंगे, आप गेन हासिल करेंगे, प्रॉफिट लेंगे, आपको जो है वो रिटर्न मिलेगा। तो इसमें स्पेकुलेशन में होता ये है कि आप ये ट्रेडिंग करते हैं और इस आर्ट के साथ करते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन फ्यूचर आपको जो है वो ग्रेटर रिटर्न या आपको ग्रेटर जो है वो प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिलेगा, और आप का जो सब्सटेंशियल प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन, अब दोनों में फर्क क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के अंदर और स्पेकुलेशन के अंदर क्या फर्क होता है, इसको हम बेसिकली देखते हैं। ये आप देखें, आपके सामने जो स्क्रीन पे स्लाइड शो हो रही है, एक तरफ इन्वेस्टमेंट लिखा है, दूसरी तरफ स्पेकुलेशन लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एट एटलीस्ट 1 ईयर, यानी कि लंबे अरसे की प्लानिंग होती है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसके ऊपर मिलेगा। नॉर्मली हम कहते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 1 ईयर आप उसका वेट करेंगे, 1 ईयर तक उसका रिटर्न लेंगे और फिर उसको आप सेल आउट करेंगे। स्पेकुलेशन क्या होती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, यानी कि शॉर्ट टर्म फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स, यानी कि आज लिया 3 दिन बाद बेच देंगे, आज लिया हफ्ते बाद बेच देंगे, या 2-3 मंथ के अंदर बेच देंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती। प्राइस कम हुई है फौरन खरीदो और जैसी बढ़ती है फौरन बेच दो, यानी कि उसको किसका नाम देते हैं, स्पेकुलेशन। तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो हम इसको कहते हैं ये हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, लेकिन जो स्पेकुलेशन होती है ये फ्यू डेज की होती है, इसे हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग का नाम देते हैं। लो और मॉडरेट रिस्क, इसके ऊपर जो रिस्क होता है या तो बहुत कम होता है या मॉडरेट होता है। ठीक है जी, मॉडरेट ये होता है यानी कि ऐसा रिस्क जो हम आसानी के साथ बेयर कर सके, उसे किसका नाम देते हैं, मॉडरेट रिस्क का नाम देते हैं। लेकिन स्पेकुलेशन में हाई रिस्क होता है, अगर आप हैवी प्रॉफिट की कोशिश कर रहे हैं कि हैवी प्रॉफिट मिलेगा तो हैवी लॉस भी मिल सकता है। तो इसमें हैवी हैवी रिटर्न और हैवी रिस्क, यानी कि बहुत ज्यादा रिस्क जो है या हाई रिस्क आपको जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं लो और मॉडरेट रेट ऑफ रिटर्न, इसके ऊपर जो रेट ऑफ रिटर्न है एक तो कम होता है या रीजनेबल होता है, मॉडरेट होता है, रीजनेबल, बहुत हाई नहीं होता, एवरेज रिटर्न जिसे आप कह सकते हैं। लेकिन आपका जो स्पेकुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, लिहाजा रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, जो प्रॉफिट होता है, जो गेन होता है, उसका रेट भी बहुत ज्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, आप फंडामेंटल्स के ऊपर करते हैं, आप उसकी जो है वो किसी भी कंपनी की या इंडस्ट्री की जो है वो क्या करते हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर जाके करते हैं। तो आप क्या करते हैं, ये फंडामेंटल डिसीजंस होते हैं। लेकिन आपके जो स्पेकुलेशन होते हैं, हेरसी एंड द मार्केट साइकोलॉजी, ये डिपेंड करता है कि मार्केट की जो साइकोलॉजी है, मार्केट का जो ट्रेंड है, उसके ऊपर जो है वो डिसीजन मेकिंग की जाती है। इसके ऊपर जो है वो किसी भी कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उनको ज़ेरे गौर रख के जो है वो डिसीजन मेकिंग नहीं की जाती। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टर्स लीवरेज्ड इज ऑन फंड्स, यानी कि इसमें जो लीवरेज है आपके अपने फंड्स होते हैं, आपने उसको इन्वेस्ट किया है, तसल्ली से करेंगे। लेकिन जब हम स्पेकुलेशन की बात करते हैं तो रिजॉर्ट टू द बोरोड फंड्स, कि हमने क्या किया होता है, फंड बोरो किए होते हैं हम, क्या और इसलिए हम इसको स्पेकुलेट करते हैं ताकि हैवी प्रॉफिट अर्न करें, अपना प्रॉफिट रखें, और जो हमने फंड बोरो किए उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी जो है हम क्या करें, वो पे करें। इन्वेस्ट क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन वी इन्वेस्ट द मनी इन द सिक्योरिटी मार्केट और द बॉन्ड्स मार्केट और द शेयर मार्केट और द फाइनेंशियल एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज फ्यूचर कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज, कि हम ये इसलिए करते हैं कि हमारी फ्यूचर कंजम्पशन जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हमारी क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही हैं। बाय फोरगोइंग कंजम्पशन टुडे, कि हमारी जो आज टुडे यानी कि करंटली हमारी जो कंजम्पशन चल रही है, इन्वेस्टिंग द सेविंग्स, हम अपनी क्या करते हैं, सेविंग को क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्टर एक्सेप्ट टू इंक्रीज देयर फ्यूचर कंजम्पशन, कि उसने वो इस नीयत के साथ, इस एक्सपेक्टेशन के साथ करता है कि उसने जो इन्वेस्ट की है वो फ्यूचर के अंदर जो है वो फर्दर जो है वो कंजम्पशन जो है वो पॉसिबिलिटीज होगी, और उससे उसकी जो वेल्थ है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि मेजर पर्पस क्या होता है कि आपने अपनी सेविंग को क्या करना होता है, प्रॉफिटेबल बेसिस के अंदर इन्वेस्ट करना होता है, और इस इंटेंशन के साथ करना होता है कि इन फ्यूचर आपको जो है वो इसके ऊपर रिटर्न मिलेगा और आपकी वेल्थ क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी।
इफ वी डू इन्वेस्ट, अगर हम इन्वेस्ट ना करें तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? इफ वी हैव सेविंग, अगर हमारे पास सेविंग्स है एंड वी डू नॉट इन्वेस्ट, हम उसे इन्वेस्ट नहीं करते, हमारे पास सेविंग मौजूद है और हम इन्वेस्ट नहीं करते, वी कांट अर्न एनीथिंग ऑन आवर सेविंग, कि हम फिर अपनी सेविंग के ऊपर कुछ भी अर्न नहीं कर रहे, हमारी सेविंग आइडल पड़ी हुई है, हमें नथिंग, हमें कुछ नहीं मिल रहा। सेकेंडली, द परचेजिंग पावर ऑफ कैश डिमिनिश इन्फ्लेशन, और अगर मुल्क में इन्फ्लेशन आ जाता है तो आपकी परचेजिंग पावर कम होती है, हो जाती है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि प्राइसेस इंक्रीज कर जाती है, जैसे हमारे मुल्क में पेट्रोल गैस की प्राइसेस इंक्रीज कर जाती हैं, तो हर कमोडिटी की प्राइस भी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। अगर आपने कैश रखा हुआ है, उसका आपने इन्वेस्ट नहीं किया, तो उससे क्या होती है, उसकी जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाती है। मतलब अगर आप एग्जांपल ले, मेहरान 2000 के अंदर जो है वो 3-3.5 लाख की थी, और जब ये बंद हुई है 2015-16 में, तो ये कितने की हो गई थी? तकरीबन 10 लाख की हो गई थी। तो अगर आपने 3 लाख रखा हुआ है सेव करके और आप उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो 2020 में आके या 16 में जब वो बंद हुई है, तो वो आपके पास तो 3 लाख है, लेकिन गाड़ी की प्रोडक्ट कितने की होगी? 9 लाख की, 9.5 की, 10 लाख की होगी। तो उसकी परचेजिंग पावर में कमी आ गई ड्यू टू इन्फ्लेशन। अगर आप उसको इन्वेस्ट कर देते किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर, तो वो 10 सालों में 8 लाख, 8.5 लाख या तकरीबन नियर टू 9 लाख की हो जाती, तो आपकी उसकी जो परचेजिंग पावर है वो मार्केट के हिसाब से स्टेबल रहती है। तो इसलिए क्या है कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आपकी जो प्रोडक्ट, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी मार्केट वैल्यू, जो सेविंग है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगी ड्यू टू इन्फ्लेशन। दिस मीन्स दैट इफ सेवर्स डू नॉट इन्वेस्ट देयर सेविंग, अगर सेवर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं इन्वेस्ट करता कहीं पे भी, दे विल ओनली लूज पॉसिबल रिटर्न ऑन देयर सेविंग, तो जो पॉसिबल रिटर्न है उसकी इनकम के ऊपर, वो क्या कर जाता है, वो लूज कर जाता है, यानी कि उसका जो पॉसिबल रिटर्न है वो उससे छिन जाता है, खत्म हो जाता है, उसको नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्ट नहीं किया, जब इन्वेस्ट नहीं करेगा तो सेविंग के ऊपर उसको पॉसिबल रिटर्न भी जो है वो नहीं मिलेगा। बट विल आल्सो लूज वैल्यू ऑफ देयर मनी ड्यू टू इन्फ्लेशन, और उसकी जो अमाउंट है, जो मनी है, जो सेविंग है, उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है, वो भी क्या हो जाती है, वो लूज कर जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन हो जाती है, तो उसकी जो परचेसिंग पावर है वो भी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, उसको भी क्या करता है, वो लूज कर जाता है। इन्वेस्टमेंट हैज अ प्रॉब्लम, अब देखें ना प्रॉब्लम क्या आ जाती है, इन्वेस्टमेंट हैज अ प्रॉब्लम, एक आम शख्स है, एक लेमैन है, उसके लिए प्रॉब्लम है कि वो इन्वेस्ट कैसे करे, कहाँ पे इन्वेस्ट करे। इन्वेस्टमेंट हैज द फॉलोइंग 3 प्रॉब्लम्स, आपको 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए। नंबर 1 ए है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस के वाइल इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टर डिले देयर करंट कंजम्पशन, डिलेइंग कंजम्पशन इज काइंड ऑफ सेक्रीफाइस। आप क्या करते हैं, जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपनी जो करंट कंजम्पशन है उसे डिले करना पड़ता है, अपनी जो है वो सेविंग करने के लिए कुछ चीज़ों को रोकना पड़ता है, कुछ आपने अनड्यू खर्चे, कुछ एक्स्ट्रा आपने जो अपनी लाइफ को मोर जो है वो आप करना चाहते हैं, ओवर लग्जरियस करना चाहते हैं, उनको जो है वो आप रिड्यूस करते हैं, तो आपको फिर उसको हम किसका नाम देते हैं? सबसे पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने बजट में से पैसे निकालने पड़ेंगे, सेविंग करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है जी, इन्वेस्टमेंट लूजेस वैल्यू इन पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन, अब जब इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन क्या है, जनरल राइज इन प्राइस इन फ्यूचर, जब प्राइसेस बढ़ती है, इन्फ्लेशन होती है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अपनी वैल्यू लूज कर जाती है, यानी कि इन्फ्लेशन जो रिटर्न और इन्फ्लेशन के अगर रेट को हम देखें, तो आपका रेट और इन्फ्लेशन हाई होता है और इन्वेस्टमेंट का के पे रिटर्न का रेट कम होता है। लेट्स सपोज इन्फ्लेशन आपकी 10% चल रही है, रिटर्न आपका 6% 7% होता है, तो इसलिए क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन होती है तो इन्वेस्टमेंट अपनी वैल्यू क्या कर जाती है, वो लूज कर जाती है। तीसरा नंबर सी है जी रिस्क, गिविंग योर मनी टू समवन एल्स इन्वॉल्व्स रिस्क, जब आप किसी थर्ड पर्सन को अपनी अमाउंट देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब किसी थर्ड पर्सन पार्टी के पास आपके पैसे चले गए, तो फिर आपके पास रिस्क भी होता है। रिस्क किस चीज़ का है कि हो सकता है आपको लॉस हो जाए, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाए या उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए, तो तीसरी चीज़ इसके अंदर जो इन्वॉल्व हो जाती है वो क्या होती है, वो रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है आपका। 3 चीज़ें होती हैं, रिपीट कर देता हूँ, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हर्डल्स आती हैं, वो 3 मेजर हैं। एक आपका कि आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, सैक्रिफाइस किस लिए करना पड़ता है कि आपने क्या करनी है, वो सेविंग करनी है। दूसरा इन्फ्लेशन हो जाती है, इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जो वैल्यू है उसमें कमी आ जाती है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उस वो अपनी जो है वैल्यू लूज़ कर जाती है। तीसरा आपका इसके अंदर क्या आ जाता है, रिस्क आ जाता है, और रिस्क किस चीज़ का है कि आपने किसी थर्ड पार्टी को अपनी अमाउंट दे दी, यानी कि इन्वेस्टमेंट की है, और जब अब
थर्ड पार्टी को अमाउंट दे देते हैं, तो उसमें रिस्क किस चीज़ का, रिस्क ऑफ लॉस, कि आपको रिस्क ऑफ लॉस हो जाए, आपको जो है वो रिटर्न ना मिले, लॉसेस मिल जाए, तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट आपकी डूब जाए, या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाए और आपको जो है वो, या आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रीज हो जाए कि आप उसको जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते, तो वो आपका क्या आता है, वो रिस्क हो जाता है आपका। कंपनसेशन टू इन्वेस्टर, अब इन्वेस्टर को कंपनसेशन कैसे मिलती है, ठीक है जी, ड्यू टू द थ्री प्रॉब्लम। अब ये जो तीन मेजर प्रॉब्लम्स हैं इनकी हम बात करते हैं कि इन तीन प्रॉब्लम की वजह से हमने जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस भी बहाल करना है और उसको हमने क्या देनी है, कंपनसेशन भी देनी है। अब हम जब कंपनसेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं इन्वेस्टर विल नॉट इन्वेस्ट अंटिल दे आर कंपनसेटेड फॉर दिस प्रॉब्लम। इन्वेस्टर उस वक्त तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, उस वक्त तक अपनी सेविंग नहीं लगाएगा जब तक उसको इन तीन प्रॉब्लम्स की कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। कंपनसेशन क्या है, इन तीन प्रॉब्लम्स को रिमूव नहीं किया जाएगा, या इन तीन प्रॉब्लम्स के अंदर उनको जो है वो, उसको जो है वो जो है वो कोई ऐसी एक थेरी या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी कि उसको जो है वो रिस्क को जो है वो कवर किया जाएगा। अब क्या जी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, सबसे पहले हमने क्या करना है जी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, इज इक्वल टू कंजम्पशन फॉर सेक्रीफाइस इन्फ्लेशन एंड रिस्क, कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या चाहिए, कि ये रिटर्न हमें मिले तो फिर हम इस पोजीशन में जाते हैं कि हम इनको जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो हमारी कंपनसेशन है किसकी, सेक्रीफाइस की, इन्फ्लेशन की और रिस्क की। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ट्रिपल आर भी हम कह देते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस रिस्क प्रीमियम, कि इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है और इसके अंदर जो है वो रिस्क प्रीमियम जो है वो कितना है। ये दो चीजें इसके अंदर जो है वो क्या है, उसकी हम बात करते हैं कि वो क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कि आपने जो है वो एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर आप जो अल्टरनेटिव में जाते हैं तो वहां पे आपको कितना बेनिफिट है, ठीक है जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको हम अल्टरनेटिव कॉस्ट का नाम भी देते हैं, इज द लॉस ऑफ पोटेंशियल गेन फ्रॉम द अदर अल्टरनेटिव, कि अगर आप एक से दूसरे में जाते हैं तो आपका जो पोटेंशियल लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट वन से तो इन्वेस्टमेंट टू से उतना कितना ज्यादा गेन हो रहा है। तो इससे हम जो है ना अदर अल्टरनेटिव से, व्हेन वन पर्टिकुलर alternative is chosen over the others, in simple terms opportunity cost is the loss of the benefit that could have been enjoyed had a given choice not been made, कि आपके पास अभी चॉइस नहीं है और आपने एक जगह इन्वेस्ट की हुई है तो उधर से पैसे निकाल के जब दूसरी जगह आप जाते हैं तो अगर एक आपकी करंट ईयर पे, करंट जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वहाँ 7% मिल रहा है और दूसरी जगह गए हैं तो वहां पे आपको 13% 20% मिल रहा है, तो आपको जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, वो 13% जो है वो, उसको हम कहते हैं 13%। इसको हम किसका नाम देते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं रिस्क प्रीमियम की, कि रिस्क प्रीमियम क्या होता है। रिस्क प्रीमियम होता है जी, रिस्क प्रीमियम इज द इन्वेस्टमेंट रिटर्न, क्या होता है ये आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन एन एसेट एक्सपेक्टेड टू यील्ड इन एक्सेस, कि आपकी जो यील्ड है उससे ज्यादा आपको कितना मिल रहा है, द रिस्क फ्री रेट ऑफ द रिटर्न, कि इस ये जो आप इन्वेस्ट करें इसके ऊपर रिस्क फ्री रेट आपको जो है वो कितना मिल रहा है। एंड एसेट्स रिस्क प्रीमियम इज अ फॉर्म ऑफ कंपनसेशन फॉर इन्वेस्टर, जो आप रिस्क प्रीमियम होता है, ये जो इन्वेस्टर होता है इसको हम कंपनसेशन ऑफ प्रीमियम का जो आपका कंपनसेशन प्रीमियम का नाम भी देते हैं फॉर द इन्वेस्टर। इट रिप्रेजेंट्स पेमेंट टू द इन्वेस्टर फॉर टॉलरेटिंग द एक्स्ट्रा रिस्क, अब जो एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा है उसकी जो टॉलरेंस है उसके अगेंस्ट जो हम इसे पेमेंट करने जा रहे हैं, एंड गिव द इन्वेस्टमेंट ओवर डेट ऑफर रिस्क फ्री एसेट, और जब इसके ऊपर हम करते हैं इसको हम किसका कहते हैं, ये हमारा क्या है, ये रिस्क फ्री एसेट है, या रिस्क फ्री हमारा क्या है वो रेट गिवन है इसके ऊपर। अब अंडरस्टैंडिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस, अब हम देखते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है इसकी अगर हमने कंपनसेशन करनी है तो क्या था, द बेसिस ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज टू अर्न रिटर्न एंड अज्यूम रिस्क, कि जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है यहाँ पे हमने क्या करना होता है, अज्यूम हमने क्या करना है, वो रिस्क जो है वो हमने लेना है और रिटर्न लेना है, और रिटर्न जो हमारा रिटर्न है उसको हम क्या कर लेते हैं, एंड अज्यूम रिस्क, कि हमने रिटर्न लेना है और हमने रिस्क को क्या करना है, अज्यूम करना है। बाय इन्वेस्टिंग, जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टर एक्सेप्ट टू अर्न अ रिटर्न, जो आपका इन्वेस्टर होता है ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसने रिटर्न क्या करना है, वो अर्न करना है।
और जो रिटर्न, जितना रिटर्न वो सोच रहा होता है कि इतना रिटर्न मुझे आना चाहिए, उसको हम किसका नाम देते हैं? उसको हम एक्सपेक्टेड रिटर्न का नाम देते हैं, कि ये जितना वो चाह रहा है, सोच रहा है, वो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क की बात करते हैं। रियलाइज्ड रिटर्न, जो आप रियलाइज्ड रिटर्न होता है, इसको हम किसका नाम देते हैं? एक्चुअल रिटर्न। ये जो रियलाइज होता है, मतलब एक्चुअली हमें कितना मिल रहा है, ये हमारा क्या एक्चुअल रिटर्न है। माइट बी मोर और लेस, ये हमारा एक्सपेक्टेड, जो हमारा एक्चुअल रिटर्न होता है, वो हमारा जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा या कम हो सकता है, ठीक है, या ज्यादा होगा या कम होगा देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कभी हमें वो नहीं मिलता, वो हमारा एक एक्सपेक्टेड होती है, वो हमारी कैलकुलेटेड अमाउंट होती है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारा जो एक्चुअल रिटर्न होता है, वो हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न से या तो ज्यादा होगा या वो कम होगा। द चांस दैट द एक्चुअल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज कॉल्ड रिस्क। हमें जो एक्चुअल रिटर्न मिलता है, वो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न से या ज्यादा मिलता है या कम मिलता है। जो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न के मुकाबले में मिलता है, उससे हम किसका नाम देते हैं? रिस्क का नाम देते हैं। हमें जो एक्चुअल रिटर्न मिलता है, हमें उसे एक्सपेक्टेड रिटर्न के मुकाबले में किसका नाम देते हैं? रिस्क का नाम देते हैं। दिस वे टी बिल्स, जिस तरह जो है ट्रेजरी बिल्स होते हैं, हैज नो रिस्क, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं होता है। एज द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्चुअल रिटर्न आर द सेम, उसके ऊपर एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो एक्चुअल रिटर्न है वो सेम होता है। सेम कैसे होता है कि जब ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो मेंशन होता है कि कितना रेट ऑफ रिटर्न पे किया जाएगा, फिर वो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो इसलिए ना उससे ज्यादा पे होता है, ना उससे कम पे होता है। तो इसमें ट्रेजरी बिल्स के अंदर एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न आपका सेम होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं नो रिस्क या रिस्क फ्री सिक्योरिटीज का नाम देते हैं। बट एक्चुअल रिटर्न्स की अगर हम बात करें ऑन कॉमन स्टॉक, एक्चुअल रिटर्न्स ऑन कॉमन स्टॉक की बात करें, ग्रेटर चांसेस ऑफ डेविएटिंग फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड हेंस हैव हाई रिस्क। आपके जो एक्चुअल रिटर्न होते हैं कॉमन स्टॉक्स के ऊपर, कॉमन स्टॉक से मतलब म्यूचुअल, आपके म्यूचुअल फंड हो गए, आपके जो है वो स्टॉक्स हो गए कंपनीज के, आपके इनके ऊपर क्या होता है कि रेट ऑफ रिटर्न फिक्स नहीं होता है, मार्केट के हिसाब से होता है। इसके ऊपर आप प्रीवियस के हिसाब से जो है वो एक एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि इतना एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, लेकिन एक्चुअल उतना नहीं होता। जो एक्चुअल होता है एक्सपेक्टेड से ज्यादा या कम होता है। तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं कि ये हाई रिस्क सिक्योरिटीज होती हैं। इनके ऊपर जो है वो आपका एक्चुअल रिटर्न जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न की निस्बत जो है वो डिफरेंट हुआ करता है। अगर आप यहाँ पे देखें एक्सपेक्टेड रिटर्न ट्रेड ऑफ का देखें, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया आपका, और ये आपका रिस्क आ गया। तो यहाँ पे देखें जी, बॉन्ड्स हैं, ठीक है, उसके बाद कॉमन स्टॉक है, फिर वारंट्स होते हैं, फिर पुट एंड कॉल द ऑप्शन होती है, और फिर आपकी क्या होती है वो फ्यूचर्स होती है। ये क्या होती है बड़ी डिटेल से मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ, इसलिए यहाँ पे इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। द एक्सपेक्टेड रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है जी? द एक्सपेक्टेड रिस्क रिटर्न इज डेपिसिट इन द ग्राफ, हमें हमने ग्राफ के अंदर दिखाया, ठीक है। द लाइन फ्रॉम जो है वो आर एफ एफ आर शोज द रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप ऑफ द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स। आपके पास इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, और उसके अंदर जो आपका रिस्क इन्वॉल्व है, उसका जो ग्राफ के जरिए क्या किया गया, वो रिलेशनशिप जो है उसने शो करवाया है। ये अगर आप ये देखें, ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपके पास, आपने कहाँ का इन्वेस्टमेंट करना है, और इनका डिफरेंट रिस्क उन्होंने क्या किया वो हमें जो है वो एक्सपेक्टेडली बताया हुआ है। इट शोज दैट एट जीरो लेवल ऑफ रिस्क, अगर आपका लेवल ऑफ जीरो, इन्वेस्टर कैन अर्न रिस्क फ्री रेट। अगर आपका रिस्क 0% है, तो नो या नो रिस्क है, तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर जो है वो रिस्क फ्री रेट क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है, विच इज इक्वल टू द रेट ऑन टी बिल्स, जो कि रेट ऑफ टी बिल्स के इक्वल होता है। टू अर्न लिटिल हायर रिटर्न देन द रिस्क फ्री रेट्स, आप क्या करते हैं कि जो रिस्क फ्री रेट होता है वो रिटर्न थोड़ा सा आप जो है वो हायर जो है जो है वो रिसीव कर रहे होते हैं। इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड, आपका जो इन्वेस्टर है वो क्या करता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करता है। बट द इन्वेस्टर विल हैव टू टेक सम रिस्क एज वेल, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि आपका जो इन्वेस्टर है कुछ ना कुछ जो है वो रिस्क ले रहा होता है, थोड़ा बहुत। जीरो रिस्क का मतलब भी होता है सम रिस्क, थोड़ा बहुत रिस्क जो है वो उसे जो है वो जो है वो क्या करते हैं, वो उसे फील कर रहा होता है। X and X post risk return to earn even
हायर रिटर्न, इवन अगर आप ज्यादा रिटर्न भी ले रहे हैं, देन ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इन्वेस्टर कैन इन्वेस्टमेंट कॉमन स्टॉक, ठीक है जी, उसके बावजूद भी कॉमन स्टॉक में करता है, बट द रिस्क इज आल्सो हाई। लेकिन जब आप कॉमन स्टॉक के अंदर करते हैं तो आपका रिस्क क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, आपको बहुत हैवी रिस्क, हाई रिस्क के ऊपर जाना पड़ता है। The risk return trade-off depicted in the graph in X and that is before the factor or before the investment is made। ये जो आपको पीछे ग्राफ के अंदर जो आपको रिस्क बताया गया है, ये आपको जो एक्स एंड दिखाया गया, यानी कि अभी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की, आपके पास डिफरेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स मौजूद है, और ये आपको, और उसमें ये बताया गया कि ये रिस्क आपको इतना इतना एक्सपेक्टेड रिस्क हो सकता है। पोस्ट एक्सपोज की बात करें, आफ्टर फैक्ट और एक्चुअल, जब आपने उनमें से अपने इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव को देखा और आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, तो फिर जारी बात है कि आपको जो एक्चुअल पोजीशन फेस करनी पड़ेगी वो एक्सपोज हो जाएगी। आफ्टर एक्चुअल और फैक्चुअल और एक्चुअल की बात करते हैं। ट्रेड ऑफ में बी पॉजिटिव, आपका जो ट्रेड ऑफ है वो पॉजिटिव हो सकता है, फ्लैट और इवन नेगेटिव, यानी कि आप प्रॉफिट में भी बहुत ज्यादा जा सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, फ्लैट यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकता है, और इवन नेगेटिव आपको लॉस भी हो सकता है। तीनों ऑप्शंस आपके पास जो है वो, तीनों आपके पास जो सिचुएशन जो है वो आ जाती हैं। यानी कि एक्सेंट तो हम कहते हैं कि अभी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की, हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव मौजूद है, और उसके ऊपर हमें जो है वो एक्सपेक्टेड रिस्क जो है वो कैलकुलेट करके बताया हुआ है। एक्सपोज की बात की, अब आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, अब आपका आफ्टर फैक्ट और एक्चुअल है, इसमें ट्रेड ऑफ मे बी पॉजिटिव, यानी कि आपको गेन भी हो सकता है, मे बी फ्लैट नो प्रॉफिट नो लॉस, और मे बी इवन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव में भी आपका जो है वो जा सकता है। डिफरेंट अप्रोचेस टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, डिफरेंट अप्रोचेस आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। फंडामेंटल अप्रोच की पहले बात कर लेते हैं। बिलीव दैट देयर इज एन स्ट्रिक्ट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी दैट कैन बी कंपनी इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी, इसमें हम ये बिलीव करते हैं कि आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी है, आपकी जिस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिस सिक्योरिटी के अंदर, वो स्ट्रांग है, और वो जो और दैट कैन बी कंपनी इंडस्ट्री और इकोनॉमी, वो कंपनी और उसके हिसाब से उसकी हर लिहाज से सिक्योरिटी है, लिहाजा आपको इसके अंदर रिस्क नहीं होगा। साइकोलॉजिकल अप्रोच आ जाती है। This approach based on the premises that stock prices are guided by the emotions, यानी कि इसके अंदर जो आपकी जो स्टॉक की प्राइसेस है वो फंडामेंटली नहीं बल्कि इमोशंस के साथ साइकोलॉजिकली ये तब्दीली हो रही है। फंडामेंटल में क्या होती है, फिर फंडामेंटल के अंदर क्या होती है कि आपने जो स्टॉक प्राइसेस हैं इकोनॉमी की, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से क्या होती है वो एवेल्युएट होती हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल के अंदर अप्रोच के अंदर क्या होती है कि फंडामेंटल अप्रोच यूज नहीं होती, वो बल्कि क्या करते हैं, लोगों की गाइडेंस, उनके इमोशंस और उनकी जो है वो इंटरेस्ट के हिसाब से क्या की जाती है वो, या मार्केट की जो है वो सिचुएशन के हिसाब से क्या की जाती है वो, इसकी प्राइसेस जो है वो डिटरमिन की जाती हैं। It is also important to analyze that how investor tends to behave as the market is swept by the waves of optimistic and pessimistic। अब उसमें ये देखा जाता है कि ये बहुत आप क्या करते हैं कि डीपली जाके एग्जामिन करते हैं कि आपका जो इन्वेस्टर है उसका बिहेवियर क्या है, उसका बिहेवियर ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है, यानी कि या तो एग्रेसिवली वो जा रहा है या वो डिफेंसिवली जा रहा है। अगर तो एग्रेसिवली जा रहा है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइसेस जो है वो हाई होंगी, फिर एकदम नीचे आ जाएगी। पेसिमिस्टिक पेसिमिस्टिक में क्या होता है कि मार्केट जो है वो स्टेबल नहीं होती और वो बहुत मोहतात अंदाजे तरीके से चल रहा होता है, ताकि अगर लॉस भी हो और मार्केट एकदम क्रैश भी करे तो उस लॉस को रिकवर किया जा सके, वो बहुत ज्यादा हैवी लॉस ना बन जाए। एक तीसरी है जी एकेडमिक अप्रोच, सजेस्ट दैट स्टॉक मार्केट इज एफिशिएंट इन रिएक्टिंग क्विकली एंड रैशनल। आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत एफिशिएंटली होती है, क्विकली चलती है और रैशनली यानी कि अक्लमंदाना तरीके से आपको जाना पड़ता है। इंट्रिंसिक फेयरी वेल, तो ये इंस्ट्रिक्टिक जो है इंट्रिंसिक वैल्यूज के हिसाब से चल रही होती है। स्टॉक प्राइसेस जो बिहेवियर का होता है कॉरस्पॉन्ड टू द रैंडम वॉक, ये आपका रैंडमली वॉक कर रहा होता है, ठीक है जी, ये नहीं एकदम ऊपर चला गया एकदम नीचे आ गया, रैंडमली वॉक करता है। हेंस पास प्राइस बिहेवियर कैन नॉट बी यूज, तो फिर आप इसकी जो पास प्राइसेस का जो बिहेवियर होता है उसको आप यूज नहीं कर सकते टू प्रिडिक्ट द प्रीवियस प्राइस, कि आप प्रीवियस की बेस के ऊपर पास बिहेवियर के ऊपर इसकी जो है वो फ्यूचर की प्राइसेस को जो है वो
प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न के अंदर आपका जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच की हम बात करें, दिस अप्रोच ड्रॉज ऑन ऑल द थ्री अप्रोचेस। ये जो आपकी अप्रोच है इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच, ये तीनों अप्रोचेस के ऊपर जो है वो ड्रॉ की जाती है। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है जी, इज हेल्पफुल इन एस्टैब्लिशिंग बेसिक स्टैंडर्ड बेंचमार्क। अगर आप फंडामेंटल के हिसाब से जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली आप क्या करते हैं कि एक बेंचमार्क क्या करता है, बेसिक स्टैंडर्ड का बेंचमार्क लगा लेते हैं, स्टैब्लिश कर लेते हैं। आप कहते हैं जी इस बेंचमार्क से के मुताबिक, उस बेंचमार्क के मुताबिक आप क्या करते हैं कि उसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस इज यूज इज ब्रॉडली गॉगिंग द मूड ऑफ द इन्वेस्टर। और टेक्निकल एनालिसिस में आप ये देखते हैं कि आपका जो इन्वेस्टर है वो ब्रॉडली उसका बिहेवियर क्या है, उसका मूड क्या है, वो कहाँ जाके इन्वेस्ट करना चाहता है, वो रिस्क लेना चाह रहा है, वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा, आप उसके बिहेवियर के ऊपर क्या करते हैं वो डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न के अंदर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है, ठीक है जी, इसका जो कोरिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होता है। बाकी कोरिलेशन क्या होता है ये आपसे ऑलरेडी डिस्कस हो चुका होगा। ट्रेडिशन की बात करें, जो हमारी एक ट्रेडिशनरी है, द इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस हैज बीन स्ट्रक्चर्ड यूजिंग टू स्टेप्स। आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो स्ट्रक्चर्ड होता है हमारे यूजिंग दो स्टेप्स हमारे होते हैं। एक होता है सिक्योरिटी एनालिसिस और दूसरी होती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक सिक्योरिटी एनालिसिस और दूसरी आपका क्या है जी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं। अब पहले हम देखते हैं जी सिक्योरिटी एनालिसिस को। सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है जी, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस। जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट, तो ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग होती है इसमें ये पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस एंड वैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। ये क्या होता है कि आपकी क्या इन्वॉल्व होता है एनालिसिस और वैल्यूएशन इंडिविजुअल, यानी कि जो आपने इंडिविजुअल सिक्योरिटीज होती है उसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी एनालिसिस के अंदर, उसकी कैलकुलेशन के अंदर ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एनालाइज सिक्योरिटीज, अगर आपने सिक्योरिटीज को एनालाइज करना है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करें ऑफ द वेरियस सिक्योरिटीज को, एंड द फैक्टर्स दैट इफेक्ट देम, और उन फैक्टर्स को जो इसको जो है वो इफेक्ट कर रहे होते हैं उनको जो है वो आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। द वैल्यूएशन मॉडल इज अप्लाइड टू फाइंड आउट देयर वैल्यू और प्राइस। आपका जो वैल्यूएशन मॉडल होता है ये अप्लाई कर रहा होता है कि आपने जो है वो प्राइस वैल्यू को कैसे आपने क्या करना है वो पॉइंट आउट करना है या फाइंड आउट करना है आपने। सिक्योरिटी एनालिसिस की हम बात करते हैं। पहले हम सिक्योरिटी एनालिसिस ही हमारा चल रहा है जी। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज फंक्शन ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग। आपकी जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी होती है ये एस्टिमेट कर रही होती है फ्यूचर अर्निंग्स के ऊपर, फ्रॉम द सिक्योरिटी एंड द रिस्क अटैच, कि आपकी जो सिक्योरिटी है इसकी फ्यूचर अर्निंग्स क्या है, इस सिक्योरिटी के ऊपर रिस्क कितना है, इसके ऊपर रिस्क अटैच कितना है, और ये कितनी सिक्योर है। तो इसकी ये तमाम फंक्शंस जो है वो अथवा जो है वो आपके सिक्योरिटी अटैच के साथ चल रहे होते हैं। फॉर सिक्योरिटी वैल्यूएशन, अगर हम सिक्योरिटी की वैल्यूएशन की बात करें, यानी कि उसकी वैल्यू क्या चल रही है या क्या है उसकी वैल्यू, फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी, इन्वेस्टर मस्ट डील विद द इकोनॉमी। तो उसको इकोनॉमी को देखना पड़ेगा, इकोनॉमी की सिचुएशन को देखना पड़ेगा, करंट पोजीशन ऑफ इकोनॉमी क्या है, फ्यूचर में इकोनॉमी की पोजीशन क्या होगी। तो इकोनॉमी की जो सिचुएशन है उसको देखेगा, इंडस्ट्री को देखेगा, इंडस्ट्री की क्या पोजीशन है, ओवरऑल क्या बेनिफिट चल रहा है, और द इंडिविजुअल कंपनी, फिर उस इंडस्ट्री के अंदर उस इंडिविजुअल कंपनी की क्या पोजीशन चल रही है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, फ्यूचर मार्केट के अंदर उसकी जो है वो उसकी उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या चल रही हैं उसके रिटर्न्स की। बोथ द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क मस्ट बी एस्टिमेटेड कीपिंग इन व्यू द इकोनॉमिक। आपने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है और एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने करना है, एंड रिस्क मस्ट बी एस्टिमेटेड, यानी कि बोथ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड मस्ट बी एस्टिमेटेड कीपिंग इन व्यू। तो उसको आपने इकोनॉमिकली चेक करना है कि इकोनॉमिकली आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है और एक्सपेक्टेड रिस्क कितना है, वो आपने इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से करना है। मार्केट और कंपनी रिलेटेड फैक्टर, अब उसमें देखना है कि मार्केट के फैक्टर, मार्केट के कौन कौन से फैक्टर जो से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और कंपनीज के और उस इंडस्ट्री के अपने क्या फैक्टर्स हैं, या स्पेसिफिक इंडिविजुअल कंपनी के क्या फैक्टर्स हैं जो उसे क्या कर सकते हैं वो इफेक्ट कर सकते हैं। अब हम दूसरी बात पे आते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर।
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर जब हमने जब डिसीजन मेकिंग करनी है, पोर्टफोलियो बनाना है, द सेकंड मेजर कंपोनेंट ऑफ द डिसीजन प्रोसेस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जो दूसरा मेजर आपका जो कंपोनेंट है वो आपका क्या है, वो आपका डिसीजन प्रोसेस इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है कि अब आपने क्या करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, आफ्टर सिक्योरिटीज हैव बीन एनालाइज, सबसे पहले आपने सिक्योरिटीज को एनालाइज करना है कि आपने सेक्टर चूज करना है, उस सेक्टर की कौन सी जो है वो सिक्योरिटीज में आपने जाना है। फिर आपने इंडिविजुअल जो आपकी कंपनी है या एंटिटी है उसको आपने एनालाइज करना है। अब आपने उनकी सिक्योरिटीज को क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया, फिर एंड वैल्यू, फिर आपने उसकी वैल्यू लगा ली। पोर्टफोलियो ऑफ सिलेक्टेड सिक्योरिटीज मेड, फिर आप क्या करते हैं कि अपनी जो सिलेक्टेड सिक्योरिटीज होती हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसका आप क्या कर लेते हैं, एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं। वंस अ पोर्टफोलियो इज मेड, एक दफा आपने बना लिया, इट इज मैनेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो फिर क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इसे जो है वो मैनेज करना आपके लिए क्या हो जाता है, वो इजी हो जाता है। फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो बनाना मुश्किल है क्योंकि आपने क्या करना है, सिक्योरिटी सेलेक्ट करनी है, उस पर स्पेसिफिक इकोनॉमिक कंडीशन देखनी है, फिर आपने ओवरऑल उसकी सिक्योरिटी की पोजीशन देखनी है, फिर इंडिविजुअल देखनी है आपने, फिर उसका पोर्टफोलियो बनना है। बनाना मुश्किल है, एक दफा अगर आपका पोर्टफोलियो बन जाए तो उसके ओवर द टाइम या विद द पैसेज ऑफ टाइम उसे मेंटेन करना, मैनेज करना आसान हो जाता है। फॉर मैनेजमेंट देयर कैन बी टू अप्रोचेस, अगर हम मैनेजमेंट के हिसाब से बात करें तो हमारे पास क्या होती है, वो दो अप्रोचेस होती हैं। अप्रोचेस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दो अप्रोच। नंबर वन है पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है और दूसरी होती है एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। एक पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और दूसरी हमारी एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है। अब दोनों क्या होती हैं जी, इन पैसिव स्ट्रेटजी इन्वेस्टर मेक फ्यू चेंजेस, चंद एक चेंजेस लेके आता है इन द पोर्टफोलियो, बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं ले आता, माइनर सी तब्दीली लेके आता है। सो द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, टाइम एंड सर्च कॉस्ट आर मिनिमम। जब माइनर चेंज होती है तो इसमें आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी आपको कम पड़ती है, टाइम की भी सेविंग हो जाती है, और आपको जो है वो जो कॉस्ट सर्च होती है उसकी जो उसकी वो भी आपको क्या होती है, वो मिनिमम पड़ जाती है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होती है जी, इन एक्टिव स्ट्रेटजी। अगर हम एक्टिव स्ट्रेटजी बात करें, इन्वेस्टर बिलीव दैट दे कैन बी बेटर रिटर्न बाय एक्टिवली मेकिंग चेंजेस इन द पोर्टफोलियो, कि वो एक्टिवली तेजी से जल्दी के साथ जो है वो क्या करे, वो तब्दीलियां करता रहे, जब तेजी से उसको और बहुत ज्यादा तब्दीलियां लेके आए पोर्टफोलियो के अंदर। अगर वो तेजी से और बहुत ज्यादा तब्दीली लेके आएगा तो उससे वो उसका जो रिटर्न है वो बेहतर होगा और उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और उसका जो रिस्क है वो क्या हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा। कॉमन एरर्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। अब जो कॉमन एरर्स होती हैं, जो आपसे जो डिसीजन मेकिंग करते हुए इन्वेस्टर से गलती हो जाती है, जो कॉमन एरर्स हैं हम उनकी बात करते हैं। इनएडिक्वेट कंप्रीहेंशन ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। अब वो कौन सी है जी, इन्वेस्टर डू नॉट हैज करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क एंड रिटर्न एंड मिसलीड बाय। आपका जो इन्वेस्टर होता है उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसे प्रॉपर जो है वो रिस्क और रिटर्न को जो है वो अंडरस्टैंड करना नहीं आता, जो उसको गाइड कर रहे होते हैं उसको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं जिसकी वजह से वो मिसलीड हो जाता है। अगर वो प्रॉपर रिस्क और रिटर्न को जो है कम उसको जो है वो प्रॉपर मीनिंग पता चल जाए, प्रॉपर प्रोसेस पता चल जाए, उसको अंडरस्टैंड करना आ जाए तो वो मिसलीड नहीं होता। टॉल एंड अनजस्टिफाइड क्लेम्स मेड बाय द पीपल, बहुत बड़े बड़े और अनजस्टिफाइड क्लेम्स होते हैं लोगों के। ठीक है जी। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ऑफ सम पोर्टफोलियो ड्यू टू फॉर्चूनियस फैक्टर्स, सम टाइम किस्मत साथ दे रही होती है और आप जो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं वो आपको एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दे जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे जाते हैं, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा प्रॉफिट दे जाते हैं। अब किस्मत बार बार साथ नहीं देती, वो हमेशा जो है वो आप सिर्फ हमेशा जो है अगर आपको बेनिफिट मिल जाए तो यू आर लकी और ना मिले तो किस्मत बुरी। ऐसा नहीं जो है वो हम इन्वेस्टमेंट में कहते हैं कि हम कहते हैं कि हमने अपनी सोच, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और मार्केट फैक्टर्स को देख के हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो सम टाइम क्या होता है कि आप जो है ना वो बिना सोचे समझे जो है इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, पोर्टफोलियो बन जाता है आपका और उसके ऊपर एक्सेप्शनल रिटर्न आ जाता है।
तो वो जो है वो, और लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा खुशकिस्मती आपका साथ दे। आपको जो है वो एक दफ़ा रिटर्न मिला है तो उसके बाद उसका हैवी लॉसेस भी हो सकते हैं। तो हमेशा रैशनल होके आपने जो है वो ना एक्सपेक्ट अपना जो है वो पोर्टफोलियो बनाना है। तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस सम टाइम हो जाती है और उसके ऊपर कोई एक एक जो है इन्वेस्टर दूसरे को मशवरा देता है, वो भी वही पोर्टफोलियो बनाता है, लेकिन हमेशा जो है वो रिटर्न जो है वो सेम नहीं रहते। इट्स ऑल डिपेंड ऑफ अपॉन द इकोनॉमी, upon the economy, political, and the securities performance in the market. Promise made by the tipsters, ऑपरेटर्स एटसेट्रा। अब आप जब जाते हैं तो जारी बात है कि आप ब्रोकर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बेसिकली वो आपको, या आप जाते हैं तो वो आपको डिफरेंट टिप्स दे देते हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स दे देते हैं कि ये सिचुएशन जा रही है, ये सिनेरियो है, इन फ्यूचर ये होगा, तो डिफरेंट टिप्स दे देते हैं। आप उन टिप्स के ऊपर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टिप्स के ऊपर जब भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, मोस्ट ऑफ द चांसेस आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, वो फ्लॉप जो है वो क्या होती है, एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मिलता, हैवी रिस्क हो जाता है, हैवी लॉसेस हो जाते हैं। तो ये जो आप मार्केट में जाते हैं, जो आपसे ये प्रॉमिस भी करते हैं, टिप्स भी देते हैं, ऑपरेट भी करते हैं, वो एक्चुअली जो है वो क्या होते हैं, वो अपनी ट्रांजैक्शन फी ले लेते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर होता है उसको बुरी तरीके से जो है वो लॉस बेयर करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। अब जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है ये क्लियरली जो है वो डिफाइंड जो है वो नहीं होती। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड रिस्क डिस्पोजिशन इज नॉट क्लियरली स्पेल्ड आउट। ये यानी कि जैसे अब जो आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है या इसके ऊपर जो रिस्क होता है, ये प्रॉपर जो है वो डिस्पोजिशन नहीं होता, प्रॉपर्ली क्लियरली जो है वो स्पेल्ड नहीं किया जाता। कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स बिकम एग्रेसिव व्हेन द मार्केट इज बुलिश। बुलिश का मतलब होता है कि अगर मार्केट जो है वो अपवर्ड जा रही हो, तेजी से मूव कर रही हो ऊपर की तरफ, और जो है वो हैवी रिटर्न्स आ रहे हो, तो हम उसे कहते हैं मार्केट इज बुलिश। तो जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं बिकम बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं बाइंग एंड सेलिंग के अंदर, जब मार्केट बुलिश हो रही होती है, अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है, हैवी रिटर्न्स, हैवी प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं। तो जारी बात है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलती है, तो वो जारी बात है कि फिर क्रैश भी उसी तरह ही करती है। एग्रेसिव इन्वेस्टर बिकम ओवर कॉशन इन द बेरिश मार्केट। अब जब मार्केट का ऊपर को हैवीली ऊपर की तरफ जा रही होती है, तेजी उसे हम बुलिश ट्रेंड कहते हैं, और जब मार्केट जो है वो बुरे तरीके से क्रैश कर रही होती है उसे हम बेरिश ट्रेंड का नाम देते हैं। तो जो आपका एग्रेसिव इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा ओवर जो है वो कॉन्शियस हो जाता है, ओवर कॉशन हो जाता है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, गिर रही है, बेरिश हो रही है, तो वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा जो है वो कॉशियस हो जाता है। न्योन एक्सप्लोरेशन ऑफ द पास्ट। अब क्या होता है, इन्वेस्टर इज इनएक्सपीरियंस। जब मार्केट में जो इन्वेस्टर आता है उसे मार्केट का नहीं पता, उसने कभी कभार इन्वेस्टमेंट करनी है, लेके रख ली इन्वेस्टमेंट, 2-2 3-3 साल बाद में की जरूरत पड़ी उसे सेल कर दिया। तो इन्वेस्टर क्या होता है, इनएक्सपीरियंस्ड होता है, उसे एक्सपीरियंस नहीं होता। एंड एक्सवी रेयर रिलाई ऑन दी पास्ट। वो हमेशा पास्ट पे रिलाई कर रहा है कि पास्ट में ये हुआ था, ये अब ये हुआ, फिर फ्यूचर में ये हुआ, अब फिर वही पास्ट हो रहा है, वही फ्यूचर जो है वो रिवाइव होगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो इनएक्सपीरियंस्ड होता है, उससे जो है वो पास्ट के ऊपर रिलाई, वो हमेशा पास्ट के ऊपर रिलाई करता है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कर्सरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब आपने क्या करना है कि डिसीजन मेकिंग करनी है। डिसीजंस आर केप्ट ऑन टिप्स एंड फैक्ट्स रादर देन ऑन थॉटफुल असेसमेंट। जितनी भी डिसीजन मेकिंग हो रही होती है ना, वो टिप्स पे हो रही होती है और प्रीवियस जो सिचुएशन है उसके ऊपर हो रही होती है, तो जो है वो थॉटफुल असेसमेंट नहीं हो रही होती, ठीक है, रादर देन, हालांकि थॉटफुल असेसमेंट होनी चाहिए। रिस्क आर नॉट कंसीडर्ड एज ग्रीड ओवर पावर। आपके जो रिस्क होते हैं वो जारी बात है कि एज ग्रीड ओवर पावर, यानी कि क्या हो रहे होते हैं, वो आप जितनी ज्यादा लालच करते हैं उसकी वजह से आपको रिस्क जो है वो ज्यादा जो है वो फेस करना पड़ रहा होता है। ट्राई टू फॉलो बैंड वैगन डिसीजन ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन देयर ओन जजमेंट। अगर आप क्या करते हैं कि सेफ डिसीजन मेकिंग करें, क्योंकि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, प्रॉपर जजमेंट नहीं होती, तो लिहाजा आपने जो है वो वाइज डिसीजन मेकिंग करनी है। स्टॉक स्विचिंग, इरेशनल स्टार्ट एंड स्टॉप। आप क्या करते हैं कि अभी आपको टिप मिली होती है, आप आंखें बंद करके जो है वो इरेशनल होके, या आप क्या करते हैं वो लेना शुरू कर देते हैं। इरेशनल, आपको कहते हैं टिप मिली बंद कर दे, वो बंद कर देते हैं। इरेशनल नहीं होना, रैशनल होना, अक्लमंदाना तरीके से। एंट्री कैसे करनी है, आफ्टर द मार्केट एडवांस हैज लॉन्ग बीन
अंडर वे, आप मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत एडवांस है, आपने आराम से और तसल्ली से करना है, ठीक है, एंट्री करनी है। एग्जिट करने करना आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन एंड डिक्लाइन, आपने एक लंबे अरसे तक रहना है और आपको पता है अब मार्केट डिक्लाइन करेगी, अब एक मैक्सिमम लेवल तक जा चुकी है, फिर आपने वहां से एग्जिट कर लेना है। हाई कॉस्ट लव ऑफ अ चीप स्टॉक, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज इग्नोर्ड इन द ग्रीड ऑफ क्विक प्रॉफिट्स, आपने जो है वो क्विक प्रॉफिट्स लेने के लिए जो ट्रांजैक्शन की जो कॉस्ट है उसको आपने जो है वो कंसीडर नहीं करना। अगर आप कहें जी ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ रही है, थोड़ा वेट कर लिया जाए, फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम पड़ेगी, तो उसको बचाने के चक्करों में आप अपना रिटर्न क्या करते हैं, वो लॉस कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है जी ओवर एंड अंडर डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है जी। ओवर डाइवर्सिफिकेशन कॉज डिफिकल्टीज एंड एक्सेसिव कॉस्ट इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अगर आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं, यानी कि डिफरेंट बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट स्टॉक्स का सिक्योरिटीज का स्टॉक्स का आप जो है वो पोर्टफोलियो बना लेते हैं, तो उसकी जो है वो जो कॉस्ट होती है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो पे करनी पड़ जाती है। अंडर डाइवर्सिफिकेशन एक्सपोज, अगर आप बहुत छोटा सा पोर्टफोलियो बनाते हैं चंद एक कंपनीज का, तो उसमें आपका जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि आपने ना तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करनी है और ना ही आपने जो है वो अंडर डाइवर्सिफिकेशन करना है, आपने उसके इन बिटवीन रहना है, ताकि ना आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो और ना आपका रिस्क बहुत ज्यादा हाई हो, इन बिटवीन रहना है आपने। रॉन्ग एटीट्यूड टूवर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी तरफ आपका जो है वो जो इंटेंशन है वो रॉन्ग हो जाती है, गलत हो जाती है। इन्वेस्टर ट्राई टू डाइल्यूट द लॉसेस बाय एवरेजिंग द प्राइस ऑफ इट्स होल्डिंग, वो कहते हैं उसको डाइल्यूट कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं अपने लॉसेस को, कि वो क्या करते हैं कि डिफरेंट इन्वेस्ट जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं और एवरेजिंग दी प्राइस की जो होल्डिंग है उसकी एवरेज प्राइस की तरफ चले जाते हैं। ट्राई टू सेल व्हेन द प्राइस इज मोर, और कोशिश करते हैं कि तब बेचे जब कीमतें बहुत ज्यादा हों और लेस इक्वल टू द होल्डिंग्स प्राइस, और होल्डिंग प्राइस से लेस इक्वल हो। इवन देयर आर चांसेस ऑफ फ्यूचर इंक्रीज, कि उसमें जो है फ्यूचर इंक्रीज के भी चांसेस हो। तो ऐसी आपने सिचुएशन नहीं बनानी कि आप जो है वो रॉन्ग एटीट्यूड बनाएं और प्रॉफिट्स की जगह पे आप क्या करें, वो लॉस क्या करें, वो लॉसेस की तरफ जाना शुरू कर दें। दैट इज द एंड ऑफ आवर टू डेज टॉपिक, ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक था और ये हमारा आज का टॉपिक क्या हो गया, वो खत्म हो गया। आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप लोग मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और एज यूजुअल आपकी जो है वो लेक्चर के एंड पे क्विज और असाइनमेंट में आपको पोस्ट करता हूँ, और एज पर रूटीन आपने इसको क्या करना है, वो रिप्लाई करना है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।